एनपीओ को, एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो प्रॉफिट कमाने के पर्पस से नहीं बनाई गई है। उनका पर्पस क्या है? टू सर्व द सोसाइटी, चैरिटी करना या लोगों की मदद करना या सेल्फ हेल्प की जिसको बात करते हैं उस तरह की। अब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, अनाथालय हो गए, ऑर्फनेज जिनको कहते हैं हम, स्कूल हो गए, क्लब्स हो गए। यहाँ पर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का कभी ये पर्पस नहीं होता कि हम प्रॉफिट्स करते हैं। इनका पर्पस क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसको हेल्प करी जा सके, सोसाइटी को सपोर्ट करना, या उसमें जो उसके मेंबर्स हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से काम। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि हॉस्पिटल्स या स्कूल्स वगैरह हो, कुछ क्लब्स या कुछ एसोसिएशंस ऐसे भी होती हैं जो एक पर्पस के लिए बनाई गई होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब ले लेते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स क्लब है या क्रिकेट क्लब है तो उनका पर्पस क्या है कि उनके मेंबर्स को क्रिकेट के टूर्नामेंट कराए जाएं या उनको क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाए। तो जब इस तरह के पर्पस से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मेन डिफरेंस क्या है जो अभी तक आप पढ़ते थे और अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनका काम है प्रॉफिट कमाना, इनका काम जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है। यहाँ पे लोगों की मदद करना है या लोगों को सपोर्ट करना है, समाज को सपोर्ट करना है या देश को सपोर्ट करना है या कॉमन इंटरेस्ट में उसके मेंबर्स को सपोर्ट करना है, इस तरह के काम होते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि मेरा अनाथालय का व्यापार है, मेरा स्कूल का व्यापार है, वहां व्यापार नहीं होता, वहां पे सर्विस मोटिव है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपके सिलेबस में यहाँ पर सिलेबस में आपके 10 मार्क्स का अलॉटमेंट है पेपर में, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें। और ये बड़ी सिंपल चैप्टर है। यहाँ पर कुल मिला के अगर बात करें तो फाइनल अकाउंट है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वही फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में आपको याद कराता हूँ कि क्या क्या पढ़ते होते थे आप। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। देखिए ये जो नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम क्या, ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होता। तो चूंकि ट्रेड नहीं होता तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे होता ही नहीं। तो अब बचे कौन से फाइनल अकाउंट के पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही हमको यहाँ पे बनाने हैं, पर प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कहते। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं और यहाँ पर नाम रखते हैं उसका इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों कहा गया? देखिए हमारा पर्पस ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो जब हमारा पर्पस प्रॉफिट कमाना ही नहीं है तो फिर हम उसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे लिख सकते हैं? अब आप बोलेंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है? देखिए होता क्या है कि ना चाहते हुए भी इनकी कुछ इनकम्स होती हैं और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये देखते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी इनकम्स हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस, और उनका डिफरेंस निकालते हैं और देखते हैं कि उसमें हमारे पास कुछ पैसे बच रहे हैं, सरप्लस हो रहा है या कम हो रहा है। अगर हम अपने लिए समझने के लिए बात करें तो ये हूबहू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सिर्फ नाम बदल गया है। अब हम नाम तो इसलिए बदलेंगे ना क्योंकि प्रॉफिट लेना पर्पस ही नहीं हमारा, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो लिख ही नहीं सकते यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे आपको पहले 4 टॉपिक पढ़ने हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप मन में एक वो वहम को दूर रखें कि कोई नई चीज पढ़ रहे हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस, बस नाम हम उसका रखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद हम एक बैलेंस शीट यहाँ पर बनाएंगे सर। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे जो सिलेबस में चेंजेस हुए, उन चेंजेस को समझना जरूरी है। हमको ये बात भी पता होनी चाहिए कि हमें जो पढ़ना है वो कितना पढ़ना और कहाँ। हम ज्यादा पढ़े अभी तो ठीक है, इस समय अगर एग्जाम के टाइम पे हम ज्यादा पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए मतलब नहीं रखता। एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम कब होगा? जब हम फ्री टाइम होगा। अब हमारे एग्जाम्स आ गए हैं तो हमें अकॉर्डिंगली सिलेबस के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो मैं आपके साथ एक बार सिलेबस शेयर कर रहा हूँ और उसके कंटेंट के हिसाब से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। 4 छोटे टॉपिक पढ़ने,
जो हम एक एक करके समझेंगे और उसके बाद फाइनल अकाउंट का पार्ट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका सही नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। इस चैप्टर पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि 10 नंबर का पेपर इसमें से आना है और एक छोटा सा चैप्टर है। आप 10 आउट ऑफ 10 इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो मैं चल रहा हूं आपके साथ, शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, और स्क्रीन पे आपके पास आ गए हम यहाँ पर सिलेबस पे। फिर इसके बाद हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो नया आपका चेंज हुआ है, स्कोप है जो लिखा हुआ है, इसमें आपके चेंज जो दिया हुआ है, कहा गया कि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स आएंगे वो एडजस्टमेंट सिर्फ 3 या 4 होंगी, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, तो छोटा सा क्वेश्चन होगा जिसमें 3 या 4 एडजस्टमेंट्स होंगे। और ये एडजस्टमेंट भी दुनिया भर की होती है, पर वो सब नहीं पूछी जाएंगी। इन्होंने बोला है कि एडजस्टमेंट किसकी दी जाएंगी, एक तो दी जाएगी सब्सक्रिप्शन की, दूसरी कंज्यूमेबल्स की दी जाएगी, तीसरा फंड्स की दी जाएगी, और चौथा सेल ऑफ एसेट्स की दी जाएगी। इन्हीं 4 चीजों की एडजस्टमेंट्स आएंगी। ये 4 छोटे छोटे अलग से टॉपिक भी बनते हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अब हम जब शुरू करेंगे तो इन्होंने एक बात और भी कही, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ इंसिडेंटल एक्टिविटीज इज नॉट टू बी प्रिपेयर्ड। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक ना चाहते हुए भी चीजें हो जाती हैं, छोटा सा पार्ट ट्रेड का आ जाता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो कह रहे हैं वो पार्ट हम पूछेंगे ही नहीं आपसे। यानी कि कुल मिलाकर ट्रेडिंग का पार्ट कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने का एक क्वेश्चन होगा जिसमें एडजस्टमेंट 3 या 4 होगी। 10 आउट ऑफ 10 सबसे इजीली पूरे सिलेबस में जो स्कोर किए जा सकते हैं वो इसमें से किए जा सकते हैं, 10 मार्क्स का है। यहां पर थोड़ा सा और हमें एक बात समझनी होगी कि जो इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स हैं, इनकम्स और एक्सपेंडिचर वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर कैसे डिफरेंट होते हैं, और ये कोई एक स्पेसिफिक एक तरह के एक जगह नहीं हो सकते, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। देखिए यहाँ पे परचेज और सेल तो है नहीं मेन, अगर बात समझे तो फिर यहाँ पर इनकम कहां से आती है। देखो इनकम आने के लिए जो मेन सोर्स है वो ये है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो क्लब्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को मेन तौर पर जो चलाते हैं कुछ मेंबर्स लोग, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, वो इससे ग्रुप बनाते हैं और उसमें उसके जो मेंबर्स हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। और ये मेंबर जो है हर महीने का महीने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ चंदा देते हैं जिसको कहते हैं। हम यहाँ पर जो टर्म यूज करते हैं उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं या मेंबर सब्सक्रिप्शन। जो मेंबर लोग होते हैं जो इसको मिलकर चला रहे होते हैं वो जितना महीने का महीने जो पेमेंट करते हैं उसको मेंबर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है। दूसरा यहाँ पर जो काम चलता है वो डोनेशन से चलता है, क्योंकि प्रॉफिट लेना पर्पस नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, लोग दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उससे हमारे पास इनकम्स आती है। तीसरा जो होता है हमारे पास गवर्नमेंट से भी सपोर्ट आता है, जिसको गवर्नमेंट एड्स कहते हैं या गवर्नमेंट सपोर्ट्स कहते हैं, या गवर्नमेंट के तरफ से कुछ हेल्प्स आती हैं, उसको गवर्नमेंट हेल्प भी कहा जाता है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन है, डोनेशंस हैं और गवर्नमेंट द्वारा करी गई हेल्प। एक्सपेंसेस हम एक स्पेसिफिकली बात नहीं कर सकते कि ये एक्सपेंस होगा। देखिए अगर अस्पताल है तो उसमें एक्सपेंस क्या होगा, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी होगी, दवाइयों का खर्चा होगा, हॉस्पिटल के बेड्स का खर्चा होगा। अगर कोई क्लब है, मान लेते हैं कि स्पोर्ट्स क्लब है, क्रिकेट क्लब है, तो बॉल्स का है, बैट का है, स्पोर्ट्स मटेरियल का खर्चा होगा। तो खर्चे जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के आप अकाउंट्स मेंटेन करने जा रहे हैं, और वो बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएंगे जब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन के मेन पार्ट पे चलेंगे। यहाँ पर हम पहले छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जिसका आप एक्सपेक्ट करिए कि 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन एक अलग से भी हो सकता है। तो अब हम इस टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसको आप यूज करके या कंज्यूम करके खत्म कर देते हो। एक कॉमन सा एक्सपेंडिचर, कॉमन सा एग्जांपल जो है वो स्टेशनरी का है। स्टेशनरी आप लाते हैं और यूज करते हैं, और यूज करते करते वो खत्म हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, वो कंज्यूमेबल है। एक अस्पताल के लिए कंज्यूमेबल जो है वो मेडिसिन्स है, दवाइयां हैं,
उसमें दवाइयाँ आती हैं, दवाइयों को जो है वो कुछ बांटा जाता है, कुछ बच जाती हैं, कुछ खरीदा जाता है। तो तमाम तरह के जो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होती हैं, उसमें जो जोड़ करके हमें पता करना होगा कि असल में मेडिसिन खत्म कितनी हुई, मेडिसिन यूज कितनी हुई, मेडिसिन खर्च कितनी हुई। स्पोर्ट्स भी कंज्यूमर, स्पोर्ट्स के जो आइटम्स हैं, जो जैसे कि आप रैकेट्स देख लीजिए या बॉल्स देख लीजिए, ये यूज होके खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको आप खरीदते हो, यूज कर करके खत्म कर देते हो, उनको हम कंज्यूमेबल्स कहते हैं। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कॉमनली जो एग्जांपल होते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल होता है, मेडिसिन होता है, और स्टेशनरीज है, जो लगभग आपको एग्जाम्स में ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगी। यहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि भाई ये इतनी सारी डिटेल्स दी हुई इस आइटम की, और आप इसमें से बताओ कि हमने कितने रुपए के मटेरियल को यूज कर लिया, कितने रुपए के मटेरियल को कंज्यूम कर लिया, जो एक जनरल में क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अब इनिशियली हम इसका पूरा जो है सिस्टम समझेंगे, फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो चेंज होकर, जो मॉडिफाई होकर के बनते होंगे, वो हम अगली क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ चल रहा हूँ और व्हाइट बोर्ड पे चल रहा हूँ, और व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें होता क्या क्या चीजें हैं, जनरल वे में क्या क्या इसके साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमारा जो मेन पर्पस है वो मैं फिर से क्लियर करूं। एक हम पहले छोटा टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स में हमें क्या होगा, काफी सारी डिटेल्स क्वेश्चन में दी रहती हैं, और उन डिटेल से हमें ये पता करना रहता है कि भाई हकीकत में कितने रुपए का आइटम कंज्यूम हो गया। स्टेशनरी की बात है तो कितने रुपए की स्टेशनरी खर्च हो गई। अब चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे। देखिए, ऐसे में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मेरा एक सजेशन है कि आप एक स्टेटमेंट ड्रॉ करके इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। यहां पर होता क्या है कि आपको जो डिटेल्स दी रहती हैं, वो काफी सारी डिटेल्स दी रहती हैं। जैसे कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, स्टेशनरी का एग्जांपल लेते हुए, उसने बोला जी स्टेशनरी खरीदी और स्टेशनरी के खरीदने के लिए हमने 5 लाख रुपए का पेमेंट किया। कुछ पेमेंट पिछले साल का बाकी था, वो 2 लाख था। कुछ पेमेंट आज भी बाकी है, वो 1 लाख रुपए का है। पिछले साल हमने कुछ पैसा एडवांस में दे दिया था, इस साल भी हमने कुछ पैसा स्टेशनरी का एडवांस में दे दिया। फिर ये ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, फिर ये क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। ऐसे 7-8 इंफॉर्मेशन दे दी, सारी स्टेशनरी की 7-8 चीजें बता दी। अब ये जो 7-8 चीजें स्टेशनरी की बता दी गई, इसमें से वो बोलता है कि अब आप पता करके मुझे ये बताओ कि आपने कितने रुपए की मटेरियल खर्च कर ली, कितने रुपए का मटेरियल आपने यूज कर लिया। तो क्या क्या देते हैं, कितनी पेमेंट्स करी, कितना पिछले साल का बाकी था, कितना इस साल का बाकी है, कितना हमारा एडवांस में पिछले साल दे दिया गया था, कितना हमने इस साल एडवांस दे दिया, कितना हमारा ओपनिंग स्टॉक है, कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ऐसे ब्यौरा देंगे, और उसमें से आपको क्या निकालना है कि कितने रुपए के मटेरियल का या कितने रुपए की स्टेशनरी का खर्चा हुआ, इस्तेमाल कितने की हुई, यूज कितने की हुई, खर्चा हम कितने का किया। अब इसको पता क्यों कर रहे हैं खर्चा कितने का हुआ? काफी सारी डिटेल्स हैं, और हमें ये जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसको सही मायने में हम अपने लिए समझ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो हमें वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है कि भाई इतने रुपए का एक्सपेंस था स्टेशनरी का, अगर अस्पताल है तो इतने रुपए का खर्चा है मेडिसिन का, तो कितना खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, अभी बीच में मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्ड यूज करूंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाना है वो हमें पता करना है। तो ऐसे में मैं कुछ पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए आपके साथ चल रहा हूं। सबसे पहले क्या है कि आप देखिए, जिस भी चीज की बात कर रहे हैं, जो भी कंज्यूमेबल की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक आप ऐसे स्टेटमेंट बना लें, क्योंकि अमूमन इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी रहती हैं, तो आप उसके कंज्यूमेबल की डिटेल्स लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना चाहिए कि अमाउंट पेड, वो बताएंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, कितने रुपए का पेमेंट किया। जितने रुपए का वो बताते हैं कि हमने पेमेंट किया, उसको सबसे पहले लिख लीजिए। 5 लाख 10 लाख वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल विजन क्लियर हो जाएगा। जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूं। तो जितने रुपए का पेमेंट किया, जरूरी नहीं कि उतने रुपए का खर्चा हो, क्योंकि उसके साथ और बहुत सारी चीजें हैं। तो अब होता क्या है कि इसके बाद वो बताएंगे कि अमाउंट इतना पे किया और पिछले साल भी कुछ पैसा देना था।
पिछले साल लास्ट ईयर, तो उसके लिए वो वर्ड यूज करते हैं, कभी कभी एरियर्स थे, कभी कभी लिखते हैं कि लास्ट ईयर वो स्टेशनरी के इतने क्रेडिटर्स थे, या कभी कभी बोलेंगे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इतना था। तो इस तरह की वो बात करते हैं। तो एरियर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग, ये वर्ड है कि ये लास्ट ईयर के जो थे, वो लास्ट ईयर भैया इतना पैसा देना था। क्वेश्चन बताएंगे 5 लाख रुपए दिए और 1 लाख रुपए लास्ट ईयर देना था। अब हम हमेशा इस सपोजिशन पे काम करते हैं कि जब हमें पेमेंट करना है तो सबसे पहले पेमेंट वो किया गया होगा जो पिछला बाकी होगा। तो अगर कोई लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग अमाउंट था तो उस अमाउंट को हम यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहां से लेस करेंगे, इसको हमने माइनस कर। क्यों माइनस करना है? क्योंकि भैया जितना इस बार हमने पे किया उसमें से लास्ट ईयर का ये पेमेंट है, हमको तो इस साल का पता करना है कितना खर्चा हुआ। तो अगर हमने पैसे दिए हैं तो उसमें लास्ट ईयर वाले पेमेंट तो लास्ट ईयर के खर्चे की बात है, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। और इसी तरीके से फिर वो क्या बताएंगे कि इस बार भी एरियर्स हैं, इस साल भी हैं, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर बोल सकते हैं। करंट ईयर के लिए अक्सर वर्ड यूज कर देते हैं एंड, इस साल के एंड में इतना बाकी, यानी कि इस साल यानी कि करंट ईयर। तो करंट ईयर में कोई अगर अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो उसको आप क्या करोगे, प्लस करोगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने इतना पैसा दिया, इसमें से लास्ट ईयर का जो था वो हमने हटा दिया और इस साल का अभी कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो हमने यहाँ पे आके प्लस कर देना। इससे ये मालूम पड़ा कि करंट ईयर्स के लिए हमने अभी कितना, करंट ईयर के लिए हमने कितना पेमेंट किया। इसके बाद हमको और वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि एडवांस में पे कर दिया था, स्टेशनरी का एडवांस में हमने सप्लायर को पे कर दिया था। और ये फिर वैसे ही इंफॉर्मेशन होगी लास्ट ईयर और करंट ईयर के लिए। अगर भाई लास्ट ईयर में कोई एडवांस में पेमेंट कर दिया गया था, यानी कि इस साल का पेमेंट पिछले साल दे दिया गया था, तो पेमेंट तो भाई यहाँ का है, तो उसको वहां से उठा करके हम यहाँ लाएंगे, उसको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि सामान तो यहाँ लाया जा रहा है, खर्चा तो यहाँ हो रहा है, पर पेमेंट उसका पिछले साल कर दिया गया था, तो वो बिलोंग तो यही क्यों करता है ना, इस पीरियड को करता है, इसलिए वहां से उसको ला करके हम प्लस करेंगे। कुल मिला के क्या है कि एडवांस अगर कोई पेमेंट करा गया है तो उसको आपने प्लस करना है लास्ट ईयर वाले को। और अगर इस साल हमने कोई एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि ये पेमेंट इस साल जो पेमेंट किया है एडवांस में, ये अगले साल का है, तो यहाँ का पेमेंट थोड़ी ना, ये तो नेक्स्ट ईयर आने वाले का पेमेंट हमने पहले से कर दिया। एडवांस का मतलब अगले साल से रिलेटेड है, तो वो अगले साल से रिलेटेड है तो उसको हम अगले साल मूव करेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो एडवांस भी इसी तरीके से दो हो सकते हैं, एक करंट ईयर का और एक लास्ट ईयर का। हम अभी इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो बिल्कुल आपको बात समझ में आ जाएगी। वो जस्ट एक आइडिया ले लीजिए कि करना क्या होता है। देखिए जब आप इतना कर लेते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमने ना परचेज कितने की करी है। इस जगह तक अब हम ऐसा लिख लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस बार परचेज कितने की हुई है। देखो इतने पैसे दिए थे, जो लास्ट ईयर के थे वो हटा दिए, जो अगले साल के थे वो हटा दिए, तो इस साल परचेजेस कितनी हुई है वो पता चल जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं। अब ओपनिंग स्टॉक को क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि हम स्टॉक को टोटल जोड़ सकें। ये हमने खरीदा है और ये हमारे पास पहले से पड़ा था और टोटल स्टॉक हमने कलेक्ट कर लेना है, और इसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना। जब हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो फिर हमें अल्टीमेटली फाइनल जो फिगर मिलता है उससे ये पता चल जाता है कि हमने इसको यूज कितने का किया है। भाई अगर हमारे पास 10 लाख रुपए का सामान खरीदा है, 2 लाख का पहले से पड़ा था, तो जोड़ लो टोटल कितने का हो गया, 12 लाख का हो गया। फिर 12 लाख का सामान हो गया, अब बोलते हैं केवल 3 लाख का बचा है या 4 लाख का बचा है, तो उसको छोड़ करके जो बचा हुआ वो कहाँ चला गया, इसका वो यूज हो गया। तो यूज कह लें या कंज्यूम कह लें, इस तरीके से हम पता करते हैं कि कितने रुपए का सामान यूज हो गया, कितने रुपए का स्टॉक जो है वो कंज्यूम हो गया। अब यूज और जो कंज्यूम हो गया वो उतने रुपए का खर्चा, और उसको जब हम प्रॉफिट एंड लॉस, सही नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेंगे तो ये पार्ट वहां जाके लिखेंगे कि भाई कितना वहां पर खर्चा है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस को लेते हैं। टीएस ग्रेवाल में यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 25 से आपकी बुक में दिए हुए क्वेश्चन, ये लगभग पहले के 30-35 क्वेश्चन जो है 35 तक जो है वो सारे छोटे क्वेश्चन है। तो ऐसे रैंडमली एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चन के टॉपिक को एक एक करके हमने खत्म करना है।
क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 25 में पढ़ रहा हूं आपके साथ, फिर मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे करता हूं आपके साथ। क्वेश्चन क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कह रहे हैं कि आप एक हॉस्पिटल है, उसमें 31 मार्च 20 में आप कितने रुपए की दवाइयों की खपत दिखाओगे, कितने रुपए की दवाइयां यूज हो गई, जिससे कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए तो उसमें खर्चे के तौर पर लिख सकें, यानी कि कितने रुपए की दवाइयां खर्च हो गई, खप गई। क्या क्या डिटेल्स दी हैं, उसने बताया कि ये स्टॉक था, और ये देखिए डेट दी हुई है, ये लास्ट ईयर की और ये करंट ईयर की है। जो लास्ट ईयर है वो आपका ओपनिंग फिगर है, जो करंट ईयर है वो आपका क्लोजिंग फिगर है। यानी कि ये जो स्टॉक दिया हुआ है ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, और ये वाला जो स्टॉक है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। फिर इसने बताया कि ये स्टॉक पहले से था और ये स्टॉक अभी पड़ा हुआ। इसके बाद ये इन्होंने बताया हमें कि क्रेडिटर्स कितने थे। पिछले साल हमने 15,06,900 रुपीज जो है वो मेडिसिन का पेमेंट करना था, वो बाकी था, और इस बार 18,20,700 रुपीज का अमाउंट बाकी है। फिर इन्होंने यहाँ पे बताया कि मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 60,80,700। अब देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि हम यहाँ पर जो पढ़ के आए हैं उसमें डिस्कशन करें। जो छोटा सा पार्ट हमने डिस्कस किया था उसको एक बार फिर से बता रहा हूं कि देखिए, स्टार्टिंग में आप लिखते थे अमाउंट पेड कितना है यहाँ पर, इसके बाद आप क्रेडिटर्स लेके आते थे, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करते थे, एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करते थे, तो आपको परचेजेस दी होती थी। अब आपको नोटिस करना है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको परचेजेस दी। अगर आपको ऑलरेडी परचेजेस दिए हुए हैं तो इतना सारा पार्ट, ये वाला पार्ट आपको कहीं पे भी यूज नहीं करना इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चंस में करना होगा। क्यों? क्योंकि भाई वो ऑलरेडी ये सारी चीजें एडजस्ट करके परचेज तो खुद ही बता रहा है कितने रुपए की परचेज है। तो अब हमें काम कितना करना है, केवल इतना पार्ट करना है, परचेजेस के आगे से इसको एडजस्ट करना है। परचेजेस दी हुई है, उसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करके पता चल जाएगा कितना कंज्यूम करना है। अब अगर हमें अमाउंट पेड दिया होता तो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे होते, क्रेडिटर्स को भी एडजस्ट करते। कुल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को अब हमें कहीं पे भी यूज नहीं करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी परचेज गिवन है, वो एक स्टेप नीचे तक आया हुआ है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? परचेजेस से। जब हमें क्वेश्चन में परचेजेस दी हुई होती हैं तो फिर हमें केवल ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है, और हमें कितना कंज्यूम हुआ, कितना यूज हुआ, वो डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन को इस क्वेश्चन में हमें नहीं यूज करना है, आगे के क्वेश्चंस में यूज करना होगा। क्यों यूज करना होगा? क्योंकि वहां पे परचेज नहीं दिया होगा, वहां पर उन्होंने आपका अमाउंट का पेमेंट दिया होगा, या पेमेंट गिवन बताया होगा, या अमाउंट पेड बताया होगा। तो जब अमाउंट पेड बताया होगा तो ऊपर से चलना होगा, और जब परचेज बताया होगा तो फिर इसी स्टेप से यहीं से शुरू कर देना होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छी बात होगी कि अगर आप भी साथ के साथ इस क्वेश्चन को किया करें और प्लस माइनस करके आंसर साथ के साथ बताया करेंगे तो अच्छी बात होती है। तो हमें परचेजेस गिवन थी, मैं सीधा सीधा यहाँ पर आता हूँ और परचेजेस लिख ले रहा हूँ। परचेजेस क्वेश्चन में दी हुई थी 60,80,700, 60,80,700। हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। एक बार फिर से भी मैं आपको समझाता हूं कि ओपनिंग स्टॉक क्यों ऐड कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ऐड करके हमने देखा कि टोटल स्टॉक कितना हुआ, ये खरीद के लाए, ये पहले से पड़ा था, टोटल जोड़ दिया, और जो नहीं यूज हुआ है, जो बच गया है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, उसको हटा के पता चल गया बाकी कहां गया, बाकी इस्तेमाल हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक इसमें हमारे को दिया हुआ था 1,75,750। तो इसमें हम प्लस कर देंगे
1,75,750 और इसमें से फिर हम लेस करेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो देखिए आप। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 1,44,650। तो 1,44,650। तो इसको प्लस करके इसको माइनस करके और फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए का ये यूज्ड है। यूज लिख लें या कंज्यूम्ड लिख दें। तो यूज्ड या कंज्यूम्ड फिगर आप बताएंगे मुझे, प्लस माइनस करके बताइए कितना आया। सर 61,11,800 आपका 61 लाख। पहले इसको प्लस कर लो 60,000। यस सर। 60,80,700 में प्लस करेंगे हम 1,75,750। तो ये हो जा रहा है आपका 62,56,450 और इसमें से 1,44,650 माइनस करते हैं। तो 1,44,650 माइनस किया तो ये आपका आ रहा है 61,11,800। 61,11,800 यस। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या चेंज है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 26। इसमें देखिए दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड या यूज्ड। ओपनिंग दिया हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, देन ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन। वहां पे भी क्रेडिटर्स दिए हुए थे पर क्रेडिटर्स यूज नहीं किए थे क्योंकि हमें वहां पर ऑलरेडी परचेजेस दी हुई थी। यहाँ पे दिया हुआ है कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, देन क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन। चलिए क्वेश्चन को करते हैं और मैं आपके साथ आ रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए यहां पर उन्होंने बताया कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन, यानी कि कैश का पेमेंट इतना किया, इतने रुपए दिए थे, तो पैसे कितने दिए सबसे पहले वो लिखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहां पर कि कैश पेड है। वैसे तो बेसिकली कैश पेड होना था, परचेजेस लिख दिया गया। कैश पेड है आपका 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपीस हमने यहां लिख दिया। और क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग भी हैं इसके। क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग कह लें, लास्ट ईयर कह लें, एक ही बात। बिगिनिंग का मतलब लास्ट ईयर से। देखिए अगर क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग थे तो वो इसमें से क्या करेंगे आप, इसमें से लेस करेंगे। लेस क्यों करेंगे हम, क्योंकि भाई जो पैसे दिए गए थे उसमें से पहले तो पिछले वाले क्रेडिटर्स के पिछले साल के कटेंगे, तो जो लास्ट ईयर का था वो माइनस होगा इसमें से। तो हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम तो करंट ईयर का बना रहे हैं, हम तो इस साल का बना रहे हैं। तो भाई जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है पेमेंट वो उसको हमें यहाँ से लेस करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग कह लें, ओपनिंग क्रेडिटर्स कह लें, जो भी आप नाम दें उससे कोई फर्क नहीं है। बेसिकली क्रेडिटर्स का पेमेंट जो लास्ट ईयर का देना था वो हमें लिखना है। एरियर्स भी लिखा होता, आउटस्टैंडिंग भी लिखा रहता है। तो 90,000 रुपीस इसमें से लास्ट ईयर के थे, हमने 90,000 इसमें से लेस कर दिया। तो ये हो गया भाई इस साल का जो पेमेंट किया गया है उसमें से इस साल के लिए गया है 2,10,000।
अब इसी तरीके से हमने कुछ इस बार भी उधार खरीदता है, जो जिसका पैसा आज भी देना है, जिसको क्रेडिटर्स एट द एंड कह सकते हैं या क्लोजिंग क्रेडिटर्स कह सकते हैं। तो वो देखते हैं कितने रुपए का है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन जो है वो है 1,30,000, यानी कि 1,30,000 आपने आज भी देना है। तो इसमें आप ऐड करोगे 1,30,000 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,40,000 रुपीज का आपने इस बार का पेमेंट किया, इस बार की परचेसेस हैं आपकी। तो टोटल 3 लाख का पेमेंट था, जिसमें से 90 लास्ट ईयर का और 130 अभी भी है। तो इस बार की खरीदारी कितने की है? 3,40,000 रुपीज की। इसको हम लिख देते हैं, ये हमारी क्या है? परचेजेस। अब परचेजेस पता करने के बाद हमें क्या करना है कि इसमें से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक को, जिससे हमें पता चल जाए कि टोटल स्टॉक है कितने का। अब की बार खरीदा गया 3,40,000 रुपीज का, और पहले से स्टॉक कितने का पड़ा हुआ था? ओपनिंग स्टॉक ये सबसे पहले दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का, यानी कि इसमें अगर हम प्लस कर दें 1 लाख, तो हमारा टोटल स्टॉक जो इकट्ठे हुआ था मेडिसिन का वो हो गया था जी 4,40,000। भाई 3,40,000 का आपने खरीदा है, और इसके बाद 1 लाख रुपीज का आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, तो टोटल स्टॉक आपके पास कितने का हो गया? 4,40,000 का। अब ये 4,40,000 में से जो बचा हुआ है, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, उसको माइनस कर दीजिए, और बचा वाला कहाँ चला गया? यानी कि बचा वाला खत्म हो गया, यूज कर दिया गया, खप गया वो। तो माइनस करेंगे इसमें से, अब हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो था क्वेश्चन में वो दिया हुआ है आपको 1,50,000 रुपीज का। तो इसमें से माइनस कर देते हैं 1,50,000, जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और इस तरीके से अब हमें पता चल जाएगा कि यूज जो किया है हमने, वो बैलेंस आ रहा है आपका 2,90,000, यानी कि इतने रुपए का आपने दवाइयों का खर्चा किया। ये यूज हो गई, यूज कह लें, कंज्यूम कह लें, ठीक है। इस पार्ट को 2,90,000 को जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे, तो उसमें बतौर खर्चे के तौर पे दिखेंगे कि 2,90,000 का खर्चा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 26। मैं लाइन से सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ सॉल्व करते हुए चलता हूँ। और अब हम लोग टीएस गिरवाल में ही चल रहे हैं, और टीएस गिरवाल की प्रॉब्लम नंबर 27 देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 तो 3 पार्ट में है। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द amount to be posted to the incomes and expenditure account for the year ended 31st March 20. First दिया हुआ है amount paid for stationery 5,400, then stock of stationery in hand 250. तो ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने अमाउंट पे करा है 5,400 का, 250 का स्टॉक बचा है, बस उसको लेस कर दीजिए, और कुछ तो था ही नहीं। तो 5,400 में से 250 लेस कर दीजिए। भाई 5,400 का आपने पेमेंट करा है, इसका 5,400 रुपए की और कुछ तो चीज दी नहीं है, इसका 5,400 की परचेज करी गई होंगी, और वो कहते हैं जो 250 का स्टॉक बचा पड़ा है, तो ये यूज तो हुआ नहीं है, ये बचा पड़ा है, तो इसका 5,150 का जो है पार्ट वो यूज हो गया होगा। तो इसको तो ओरली कैलकुलेट किया जा सकता था, हमने ओरली करा भी कैलकुलेट। तो आगे चलते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप बीच में जो है मुझे मैसेज करें, या यू कैन रेज हैंड आल्सो। तो पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं जी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 1,500 रुपीज। 1 अप्रैल यूजुअली डिनोट करता है बिगनिंग को, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था स्टेशनरी का 1,500 रुपीज का। फिर कहते हैं जी पेमेंट हमने करी है स्टेशनरी की 5,400 की, और स्टॉक आखिरी में बच गया 250 का। वैसे ही क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी तरह का ही क्वेश्चन ये फिर से आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें तो ऐसे ही रफ में कर लेते हैं इसको। ये सेकंड पार्ट है।
लिख के ही करते हैं। चलिए, अमाउंट पेड कितना है? अमाउंट पेड है जी 5400। और क्रेडिटर्स यानी कि एरियर्स, एडवांस कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी कि इतने रुपए की खरीदारी करी। इसका मतलब इतने का अमाउंट पे किया तो इतने रुपए की परचेज, तो यही परचेज हो गई। अब इसमें दो चीजें दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे भाई ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर दोगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था कि भाई 1500 का स्टॉक था, तो 1500 रुपीज आप इसमें प्लस कर दीजिए। और जब आपने 1500 प्लस कर दिया तो ये आपके पास टोटल स्टॉक हो गया जी 6900 का। और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से लेस कर दीजिए, जो कि फिर से बता दूं मैं, ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा वो 1500 था जो कि हमने ऐड किया, और क्लोजिंग स्टॉक 250 है जो हमने माइनस किया। आंसर इज 6650। तो अब देखते हैं पार्ट 3 पे चलते हैं। और पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है? पार्ट 3 में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं, अमाउंट पेड दिया और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल लिखेंगे अमाउंट पेड। तो अमाउंट पेड कितना है वो लिख लेते हैं। अमाउंट पेड इज, शिफ्ट करें, अमाउंट का पेमेंट है 5400 रुपीज। इट इज 5400। फिर इसमें से आपको मैं लिख के बता रहा हूं कि अगर कोई क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग है तो उसको हमने लेस करना है। क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग क्यों लेस करना है? क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, बिगिनिंग रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस ईयर, तो हमने इसमें से लेस करना है। और यहां पर है क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग 1000 रुपीज, तो हम 1000 इसमें से लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4400। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं अगर क्रेडिटर्स एट द एंड दिए। क्वेश्चन में है क्या क्रेडिटर्स एट द एंड? क्रेडिटर्स एट द एंड तो है ही नहीं। अगर क्रेडिटर्स एट द एंड नहीं है तो इसका मतलब ये जो फिगर है ये परचेज डिनोट कर रहा है। अब इसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है और क्या दिया हुआ है इसमें? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया, इसके अलावा कुछ तो दिया नहीं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पर एड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक और भाई लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक था आपका 1500 रुपीज, इसमें करोगे आप प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 5900। ठीक है भाई। और इसके बाद इसमें से आप लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका वो दिया हुआ 250, तो ये हो जाएगा आपका 5650। ये यूज्ड हो जाएगा या कंज्यूम्ड लिखते हैं, एक ही बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी यूज्ड। हम ये पता करना चाहते हैं कि कितने रुपए के स्टेशनरी का खर्चा हुआ, कितने रुपए की स्टेशनरी आपने इस्तेमाल कर ली। यूज्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है। क्या क्या दिया हुआ है जी? स्टॉक दिया हुआ है, फिर क्रेडिटर्स दिया हुआ है, ये 1 अप्रैल दिया यानी कि ओपनिंग है, फिर अमाउंट पेड दिया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है और क्रेडिटर्स। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं और 2 मिनट का क्वेश्चन है, सब लोग साथ के साथ भी आप भी करा करिए। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 और लिखते हैं जी अमाउंट पेड। तो अमाउंट पेड है यहाँ पर, सबसे पहले अमाउंट पेड देख लें, ये है 1,40,000। 1,40,000 इसमें से लास्ट ईयर का कितना पेमेंट किया हुआ है वो लेस कर दें, लेस कर दें क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग।
और ऐड कर देंगे इसमें हम क्रेडिटर्स एट द एंड, क्रेडिटर्स एट द एंड। तो क्रेडिटर्स थे शुरू में भाई 25,600 माइनस कर देंगे इसमें से 25,600 और क्रेडिटर्स एट द एंड है जी 24,000 के, और 24,000 जो है हम इसमें ऐड कर देंगे, तो प्लस करेंगे हम 24,000। तो ये आपका जो फिगर हो जाएगा 140 में से माइनस कर दिया तो ये 0,04411, तो ये हो गया 1,14,400 और इसमें प्लस कर देंगे हम 24,000, तो ये हो जाएगा 0,04448 1,38,400। आगे चलते हैं, अब हम इसमें देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। फिर इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया है, तो ये जो फिगर है ये अपने को पता चल गया, ये है हमारी परचेजेस। इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि भाई ये स्टॉक पहले से था और हमने टोटल जो सामान खरीदा था और पहले वाला स्टॉक जोड़ के देखना है कितने रुपए का स्टॉक हो गया, और जो नहीं यूज हुआ यानी कि क्लोजिंग स्टॉक उसको आपने माइनस कर देना, तो लेस करना है आपने इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, और अभी आगे के क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट और इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, वो एडवांसेस भी दिए होंगे, तो एडवांसेस को भी हम इन्वॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक का फिगर है क्वेश्चन में 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक का फिगर है 23,200। 12,000 और 23,200, तो ये हो जाएगा आपका 1,50,400 और इसमें से माइनस कर देंगे आप 23,200 रुपीज, तो आपको मिल जाएगा कितने रुपए का आपने स्टॉक यूज किया। तो आपका अमाउंट आ गया बैलेंस यूज्ड का 1,27,200। 1,27,200 ये वाला जो पार्ट है ये आप एज एन एक्सपेंस बेटर वे में कहेंगे, हम एज एन एक्सपेंस शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। इतने रुपए का खर्चा हो गया। तो देखते हैं इसमें एक दो क्वेश्चन और है, कंप्लीट करते हैं आज इस टॉपिक को, और अगले क्लास से हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इसमें एडवांसेस की बात भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में चल रहे हैं, हम पहले देखते हैं एडवांसेस भी दिए हुए हैं, तो एडवांसेस को भी ले लेंगे। यहाँ पे स्टॉक दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं, एडवांस दिए हैं, अमाउंट पेड, स्टॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, क्योंकि अभी तक किसी क्वेश्चन में एडवांस नहीं आया, तो एडवांस का भी थोड़ा सा पार्ट आपका क्लियर हो जाए। ऊपर लिख दे रहा हूं मैं जी क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले लिखते हैं हम जी अमाउंट कितना पे किया गया। अमाउंट पेड ये स्टेशनरी का है, स्पोर्ट्स मटेरियल का है या मेडिसिन का है, वो आप आगे डिटेल्स लिख सकते हो, स्टेशनरी या मेडिसिन। यहाँ पे किस चीज का था देखिए, इस क्वेश्चन में है स्टेशनरी का, पिछले क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल का, उससे पहले वाले में मेडिसिन का। तो अमाउंट पेड है भाई 1,08,000। इस बार अमाउंट पे किया गया 1,08,000, 1,08,000 रुपीज। अब इसमें से
कुछ लोगों का पिछले साल का पेमेंट देना, तो लेस कर देंगे हम। क्या था जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, और आप इसको लास्ट ईयर भी लिख सकते हो, क्रेडिटर्स ऑफ लास्ट ईयर। तो क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग कितने के थे? क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग ये हैं आपके 20,000 के, तो माइनस कर दे रहा हूं मैं इसमें से 20,000। हमने 1,08,000 दिया, इसमें से 20,000 तो भाई लास्ट का है, तो इस बार का कितना पेमेंट किया गया है? इस बार का पेमेंट किया गया है 80,000, और अभी भी कुछ पैसा अगर देना बाकी है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स एट द एंड। इस बार भी अभी सामान खरीद लाए हैं पर पैसा नहीं दिया, तो परचेज हमें पता करनी है, तो इसलिए क्रेडिटर्स एट द एंड को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स एट द एंड कितने के? 13,000 रुपीज के, ये दिया है 13,000 क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स एट द एंड 13,000, और ये हो गया जी आपका 8 and 3 111, और ये हो जाएगा आपका 10 1,01,000। अब यहां पर जो अभी तक के क्वेश्चंस में नहीं था वो कुछ एडवांस भी दिया गया है। देखिए लिखा हुआ है कि एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द ईयर 2019 से उन्होंने बताया कि इतना पैसा आगे का पे कर दिया गया। पे कहां किया गया? पिछले साल, और है कहां का? यहाँ का। तो भाई जो यहाँ का पेमेंट है वो यहाँ लाके जोड़ा जाए। पीछे पे किया गया है, लास्ट ईयर पे किया गया, बात ठीक है, पर खर्चा तो यहाँ का है ना, तो इसलिए हमने लास्ट ईयर का जो था वहां से उठा के यहाँ लाके जोड़ देना है। और इस साल हमने कुछ एडवांस पे कर दिया है तो वो अगले साल का है, तो उसको हमने यहाँ से माइनस करके आगे भेज देना है। तो पिछले साल जो पे कर दिया गया था इस साल का, तो उसको उठा के यहाँ ले आए, और जो अगले साल का हमने अभी यहाँ पे कर दिए उसको अगले साल भिजवाएंगे। तो करना क्या होगा? जो एडवांस बिगिनिंग होगा वो लाके जोड़ेंगे, और एंड में जो एडवांस है उसको हटा के आगे भेज देंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। और कुछ लोग इसको इस तरीके से भी याद कर लेते हैं, क्रेडिटर्स का या लायबिलिटीज का उल्टा होगा एडवांस, तो जो यहाँ पे सिंबल्स थे लेस एड था, अब ये पलट जाएंगे एड लेस हो जाएंगे। ये थंब रूल से भी याद रख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे एडवांसेस इन द बिगिनिंग यानी कि लास्ट ईयर में एडवांस था 2,000 रुपीज, तो वो लास्ट ईयर में दिया गया था पर था तो यहाँ का ना, तो इसलिए हम यहाँ ले आए और इसको लाके यहाँ पे जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 1,03,000 रुपीज। और इसी तरीके से हम लेस करेंगे एडवांस एट द एंड। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि भाई इस समय जो एडवांस है वो तो यहाँ का नहीं है ना, अगले साल का। तो ये था आपका 3,000 रुपीज का, और लेस कर देते हैं 3,000, तो ये हो गया जी आपका 1 लाख। ये एडवांस का अमाउंट 3,000 है। अब इस स्टेज तक जब हम चलते हैं तो हमें पता चल जाती है कि भाई हमारी परचेजेस कितने की हैं। ये हमने परचेज पता कर ली, और जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया था उसमें क्रेडिटर्स भी दिए हुए थे, पर हमने उसको छोड़ क्यों दिया? क्योंकि हमें परचेजेस तक तो ऑलरेडी कैलकुलेट था, तो हमें वापस ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए हमने यहीं से क्वेश्चन करना शुरू किया। कुल मिला के मतलब क्या है कि अगर हमें परचेजेस दी होंगी तो हमने क्या करना है कि क्रेडिटर्स और एडवांस के पार्ट को यूज नहीं करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का फिगर क्वेश्चन में है, सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, इट इज 30,000। तो प्लस कर दे रहे हैं हम ओपनिंग स्टॉक 30,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,30,000, और लेस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक क्यों लेस कर दें? क्योंकि वो यूज ही नहीं हुआ, खर्च ही नहीं हुआ, तो वह थोड़ी ना खर्चा है। माइनस कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का फिगर है जी 5000 रुपीज, माइनस कर देते हैं 5000, यानी कि इस बार जो खर्चा हुआ स्टेशनरी का वो हुआ है 1,25,000 रुपीज का। तो लिख देता हूं मैं 1,25,000 यूज्ड या कंज्यूम्ड।